नमस्कार मित्रों, मैं हूं फिजिक्स बॉडी और स्वागत करता हूं मॉडर्न फिजिक्स के इस आखिरी लेक्चर में, जिसमें हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बैक से कर रहे होंगे। इस चैनल पर ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और अपकमिंग सेशंस के अंदर हम शुरू कर रहे होंगे रे ऑप्टिक्स। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। So in the last class we saw some questions till question number 4, जहाँ पे मेजरली हमने कैलकुलेशन की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझी थी। ऑल्दो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं था, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको ज़रा अभी की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन 13.5 ये क्या कह रहा है? द क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन ए प्लस बी इट गिव्स अस सी प्लस डी इज डिफाइंड एज क्यू इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी माइनस एम डी सी स्क्वायर। तो क्यू वैल्यू बेसिकली होता क्या है? बाइंडिंग एनर्जी को ही बोला हुआ है यहाँ पे। अब बाइंडिंग एनर्जी नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, सिंपल ऐसा बोलूँगा कि जो भी रिएक्शन हुई है हमारी, उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब या कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, वो एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन हम क्यू से कर रहे होंगे यहाँ पे। तो हमसे बोला गया फ्रॉम द गिवन डाटा द क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड स्टेट वेदर द रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इन क्यू वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। हमें दो रिएक्शन दी हुई है। पहली रिएक्शन 1H1 प्लस 3H1, इससे हमें 2H1 प्लस 2H1 मिल रहा है, दो मॉलिक्यूल्स। तो एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। सिमिलरली एक सेकंड रिएक्शन है, उसके अंदर भी हमें सेम चीज़ करनी है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, क्योंकि हमें क्यू वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन में हमें ऑलरेडी मेंशन है कि क्यू वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको ध्यान में रखते हुए। तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्या बोल रहे होंगे कि इस गिवन इक्वेशन के अंदर अगर मैं क्यू वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ गिवन डाटा के हिसाब से, तो क्यू वैल्यू फर्स्ट पार्ट में हमारी हो जाएगी, देखो, मास ऑफ ए का मतलब क्या है ये, तो दिस इज ए प्लस बी गिविंग अस सी प्लस डी। तो मास ऑफ ए क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1H1, ऐसे लिखेंगे हम इसको, प्लस मास ऑफ 3H1, इसमें से माइनस करेंगे मास ऑफ 2H1 माइनस मास ऑफ 2H1, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल सा देखो, 1H1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2H1, तो 1H1 की वैल्यू हमें पता होती है, मतलब प्रोटॉन की जो एनर्जी होती है वो हमें पता होती है। तो डायरेक्टली उस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल सा इसको तुम सॉल्व कर लोगे अपने आप से, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अब सिंपल से याद रखना कि जो एनर्जी आएगी ना, उस एनर्जी को कोशिश करना है कि यू की फॉर्म में निकाले, मतलब जो भी एनर्जी आई उसको यू की फॉर्म में लिखा हमने। इससे होगा क्या कि जब हम इस मास को यू की फॉर्म में लिख के सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है, मतलब इस पूरे की वैल्यू हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब इसका जो कन्वर्जन है ये पूरा का पूरा बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यू वैल्यू आ जाएगी। चलो एक बार देख लेते हैं। तो ये जो 1H1 है इसका मास गिवन नहीं है, लेकिन इसका मास तुम्हें एनसीईआरटी के टॉप में दिया होगा। तो एक बार जरा चेक करके बताओ 1H1 का मास कितना दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। प्रोटॉन का मास स्टार्टिंग में भी हमने वैसे लिखा था ये यू की टर्म्स में। जब हम एटॉमिक मास लिख रहे थे तो हमने 1H1 का मास या फिर हाइड्रोजन का जो मास है उसको यू की टर्म्स में लिखा था। एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ? चेक करके बताना जरा। एक सेकंड सर, देख के बता। हाँ ये लिखा हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1 AMU। तो डायरेक्टली 1H1 का जो मास होगा उसकी जगह हम 1A लिख देंगे। और 1A किसके बराबर होता है? 1A हमारा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो सिंपल से इसके अंदर जो मास होगा 1H1 का, उसको हम लिख रहे होंगे 1A या 1U। तो जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो 1 प्लस 3H1 का मास कितना है? 3.016। इसमें से माइनस करेंगे 2H1 का मास, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 4.028। तो ये हो गया 4.016 माइनस 4.028, यानी कितना आ गया? माइनस 0.12, 012।
तो -0.012 ये हमारे पास u की फॉर्म में आ गया। इसी को c² से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9.315 से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो रिजल्ट है ये नेगेटिव, पहली बात तो ये नेगेटिव में आएगा, ये चीज़ याद रखनी है। विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.0334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब ये जो आंसर है हमारा ये नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है कि जो ये रिएक्शन होगी ये एंडोथर्मिक होगी। सो हेयर यू कैन राइट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। सिमिलरली सेकंड वाला जो पार्ट है उसको भी तुम सिमिलर प्रोसेस से ही रिपीट करोगे। यहाँ पे जो क्यू वैल्यू होगी, अब वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 12C6। 12C6 की वैल्यू है 12 PU प्लस 12, इसमें से माइनस करेंगे 20Ne, एंड 20Ne की वैल्यू क्या होगी? 19.99 माइनस हीलियम, और हीलियम की वैल्यू क्या होगी? हीलियम के मास की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 2। तो 2U लिख सकते हैं। उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है c² से। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा बराबर आएगा 0.0049 के। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो 0.0049 इंटू 931.5, इससे आंसर जो है किसमें आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। जैसे इसको सॉल्व करेंगे इट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.6183 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये क्यू वैल्यू क्या सजेस्ट कर रही है? कि वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ हीट रिलीज हो रही होगी, जबकि पहले केस में क्या होगा? हमको सिस्टम को हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन कराने के लिए। तो ये दोनों की दोनों क्वेश्चन में से हम क्यू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसको हमने बेसिकली यहाँ पे समझा। क्लियर हुआ सवाल? यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, ये समझ आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, सपोज वी थिंक ऑफ फिजन of 56 Fe26 nucleus into two equal fragments 28 Al13, is the fission energetically possible? क्या ये फिजन पॉसिबल है? आर्ग्यू बाय वर्किंग आउट क्यू ऑफ द प्रोसेस। इस ऑब्जेक्ट, इस रिएक्शन का क्यू निकालते हुए इस चीज़ के ऊपर हमें कमेंट करना है, और हमें मास दिया हुआ है दोनों के दोनों न्यूक्लियस का। तो सिंपल सा, सबसे पहले तो हमें जो रिएक्शन हो रही है इसको जरा एक बार देखते हैं। तो 56 Fe26 ये ब्रेक हो रहा है दो न्यूक्लियस के अंदर, सो 2 × 28 Al × 13 में यहाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा क्यू निकालूंगा तो डेल्टा क्यू या जो मेरा क्यू वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? क्यू वैल्यू बराबर होगा मास ऑफ 56 Fe26 माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ 28 Al13 के। यहाँ से क्यू वैल्यू निकल जाएगी हमारी, तो पहले क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 55.9349 माइनस 2 × 27.9819, तो ये इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा यू में, और इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे c² से, क्योंकि क्यू वैल्यू का रिलेशन क्या होता है? डेल्टा एम इंटू c²। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव ऑफ 0.02888 यू इंटू c²। इसी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे? 931.5 से मल्टीप्लाई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो यहाँ से जो क्यू वैल्यू है इस पूरी क्वेश्चन की वो नेगेटिव में निकल कर आएगी 26.902 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जो क्यू वैल्यू है इस पर्टिकुलर रिजल्ट में नेगेटिव आ रही है, तो मतलब हमको ये रिएक्शन करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर ऐसा करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये एनर्जी एक्सोथर्मिक होगी। और इतनी एनर्जी किसी भी रिएक्शन को देकर, या कि इतनी ही एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस को देकर रिएक्शन कराना एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सा इस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम इस आंसर को क्लोज करते हुए लिखेंगे दैट द क्यू वैल्यू इज नेगेटिव विच सजेस्ट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो फिशन रिएक्शंस जो होती है पहली बार तो एक्सोथर्मिक नहीं होती। तो यही चीज़ हम इस चीज़ को यहीं पे मेंशन करेंगे, बट वी नो फिशन रिएक्शन आर नॉट एक्सोथर्मिक। Hence
दिस फिजन रिएक्शन इज नॉट एनर्जेटिकली पॉसिबल। तो क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इसको हम प्रॉपरली क्लोज करते हुए ऐसे लिख रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि क्यू वैल्यू निकाल दिया और उसको नेगेटिव दिखा दी। वी हैव टू कंक्लूड द आंसर एज वेल। तो कई बार बच्चे क्यू वैल्यू निकाल देते हैं लेकिन आंसर को कंक्लूड ही नहीं करते, तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो पूरे मार्क्स लेने के लिए वी हैव टू राइट द कंक्लूजन एज वेल। क्लियर है? बताइए। Yes, sir. तो इस चैप्टर के अंदर बाकी जितने भी क्वेश्चंस है, एक बार जरा इनको रीड करो। Sufficient properties of plutonium are very similar to those of uranium. The average energy released per fission is 180 mega electron volt. How much energy in mega electron volt is released if all the atoms of 1 kg of pure plutonium undergoes fission? कि अगर 1 kg प्लूटोनियम को फिजन करा दिया हमने तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हो सकती है इस प्रोसेस में, हमें ये बताना। तो जरा सोच के बताओ हम कैसे इसको कर सकते हैं। 1 kg प्लूटोनियम के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, हमको पहले तो वो न्यूक्लियस फाइंड आउट करने होंगे। अगर वो न्यूक्लियस हम फाइंड आउट कर लिए तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बताओ जरा कैसे निकाल सकते हैं हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस यूजिंग दिस गिवन डाटा 1 kg ऑफ प्लूटोनियम। हमने एक क्वेश्चन करा था कॉइन वाला, जिसके अंदर हमने कॉइन का इस्तेमाल करके सर वो कॉपर का। अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके वो वाला फॉर्मूला। हाँ, क्या मिलेगा एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके? देखो सिंपल से, सबसे पहले तो जो इसका एटॉमिक मास है उसका एटॉमिक मास से हमें बहुत कुछ समझ आता है। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा प्लूटोनियम का, वो तुम्हें एनसीईआरटी में गिवन होगा। तो तुम उसका एटॉमिक मास वहां से यूज करोगे और उसी को अप्लाई कर रहे होगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। नहीं तो सर, नहीं हो। कोई नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आएगा तो तुम्हें उसका एटॉमिक मास जरूर गिवन होगा ही हो। बिना एटॉमिक मास के हम इसको नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो एवरेज एनर्जी रिलीज हो रही है पर फिजन वो है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे, एट एवरेज एनर्जी रिलीज्ड ये बराबर है, पर फिजन की बात हो रही है इसका 239 PU94 का, जो कि है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कितना सब्सटेंस है, 1 kg। तो सबसे पले इस चीज को हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्योर प्लूटोनियम, दैट इज 239 PU94। ये हमें दिया हुआ है 1 kg। अब 1 kg नहीं लिखेंगे, इसको हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मोलर मास होता है वो मोल पर मास होता है, पर ग्राम होता है, यूनिट जो होती है। तो हमें समझ आ गया कि हमारे पास 1000 ग्राम्स ऑफ प्लूटोनियम दिया हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम के अंदर कितने होते हैं उसको जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। या फिर कहने का मतलब ऐसा, जो इसका मास नंबर होगा प्लूटोनियम का, उसके मास नंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका जो मास नंबर है वो हमें पता होना चाहिए। तो वो हम लिख लेते हैं मास नंबर ऑफ 239 P94। अब एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो मास नंबर पक्का तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। ये होता है 239 ग्राम्स के बराबर। तो यहाँ पे सिंपल से इसका मतलब क्या है कि 239 ग्राम्स ऑफ प्लूटोनियम के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, दिस मीन्स देयरफॉर 239 ग्राम्स ऑफ plutonium must have 239 PU94 must have Na atoms। तो इस इतने ग्राम में 239 में Na एटम है, मतलब 239 ग्राम में 6.023 इंटू 10 to the पावर 23 एटम्स है। अगर इसमें 23 एटम्स है तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, डिवाइड कर देंगे इस नंबर को 239 से। सो हेयर वी कैन राइट 6.023 डिवाइडेड बाई 239 इंटू 10 to the पावर 23 एटम्स। लेकिन हमारे पास गिवन मास कितना है, 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे, 6.023 अपॉन 239, 10 की पावर 23 से 26 हो जाएगी सीधा। इतने एटम्स होंगे। अगर इतने एटम्स होंगे तो इतने ही न्यूक्लियस भी होंगे। तो हमें समझ आ गया कि इसके अंदर टोटल इतने न्यूक्लियस होने वाले। अब हमें यहाँ पे बोला गया फिजन जो होगा वो कितना होगा, उसको ज़रा अगर हम ध्यान से समझे, तो जो एनर्जी रिलीज्ड
हमें बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करनी है हर फिजन के अंदर। एक फिजन के अंदर 130 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो जितने न्यूक्लियस आएंगे उतने न्यूक्लियस के अंदर कितनी होगी, इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, दैट्स इट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा आ जाएगा 2.52 इंटू 10 to the power 26 से ये हो जाएगा 24। तो इतने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1000 ग्राम्स ऑफ प्लूटोनियम में प्रेजेंट होंगे। टोटल एनर्जी अगर हमसे पूछी जाए, टोटल एनर्जी बराबर होगी एनर्जी पर फिजन इंटू टोटल जितने फिजन होने हैं इसके, तो 180 इंटू 2.5 इंटू 10 to the power 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, याद रखना है यूनिट। जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 4.536 इंटू 10 to the power, और जो इसकी यूनिट है वो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी वापस से 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज गोइंग टू बी द टोटल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फिजन ऑफ 1 kg प्लूटोनियम। तो तुम इसकी यूनिट देखो, इसकी पावर देखो, 10 to the power 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ये। और अगर गलती से 1 kg प्लूटोनियम से हमने बॉम्ब बना दिया तो वो पूरा का पूरा शहर तबाह कर देगा। शहर भी क्या, पूरा का पूरा यू कैन से स्टेट तक तबाह करने का दम रख सकता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है ये। तो इस भगवान से दुआ करेंगे कभी बने ना ऐसा बॉम्ब, बने क्या, बन तो रखा ही है, कभी चले ना बस। आगे बढ़ते हैं। समझ आया सवाल? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया, हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 1100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। कि अगर हमें एक इलेक्ट्रिक लैम्प 100 वॉट का दिया हुआ है और हम इसको कितनी देर तक जलाए रख सकते हैं 2 kg ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करके। रिएक्शन हमें दिया हुआ है कि जो रिएक्शन है वो इस तरीके से हो रही है। सिंपल सा हमें यहाँ पे सबसे पहले तो रिएक्शन समझनी है। तो रिएक्शन क्या कह रहा है कि 2H1 प्लस 2H1, मतलब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को जैसे ही हमने ऐड करा तो हमें रिएक्शन के साथ साथ 3.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी भी मिली। इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये जो लैम्प है बर्न हो रहा होगा। तो 2 kg ड्यूटेरियम का मतलब क्या है, ये हमें ड्यूटेरियम ही दिए हुए। तो 2 kg ड्यूटेरियम कॉन्टिन्यूसली कितनी देर तक कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें वो टाइम बताना है। तो अब इस टाइम को कैसे निकाला जाए, थोड़ा सा सोचते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो मास है वो दिया हुआ है, उसको दिमाग में रखते हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2 kg। अब ड्यूटेरियम का एक मोल में कितने एटम होंगे वो एटम निकालने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे फिर 2 kg में कितने एटम्स होंगे वो एटम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे जूल्स के अंदर की कितनी एनर्जी जो है ये रिलीज करने वाला है ड्यूरिंग द कंप्लीट फ्यूजन रिएक्शन ऑफ ड्यूटेरियम। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो पावर पे हम पावर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहीं से टाइम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ज़रा देखो इस चीज़ को और समझिए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम मस्ट पोजेस 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। कितने एटम्स होंगे 2 ग्राम ड्यूटेरियम के अंदर, तो 1 ग्राम ड्यूटेरियम में कितने एटम्स होंगे, इसका आधा, 6.023 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। लेकिन हमारे पास तो 2 kg है, मतलब 2000 ग्राम है। मतलब 2000 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे ड्यूटेरियम के, इस नंबर को 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि बराबर आ जाएगा 6.023 इंटू 10 to the power 26 एटम्स। मतलब इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे 2000 ड्यूटेरियम के अंदर। और एक फ्यूजन के अंदर हमें कितनी एनर्जी मिलती है अब अलग से, मतलब एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी मिल रही है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने एटम का अगर फ्यूजन होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इतने नंबर ऑफ एटम्स है। लॉजिक समझ पा रहे हो क्वेश्चन का कैसे करना है? सर थोड़ा थोड़ा। सिंपल सा इस चीज़ को ऐसे समझो, एक एटम का दूसरे एटम के साथ फ्यूजन हुआ तो हमें एनर्जी मिली 327 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास टोटल इतने एटम्स हैं, तो मतलब मैं कह सकता हूँ 3.0115 इंटू 10 to the power 26 एटम की रिएक्शन जब 3.011 इंटू 26 एटम से कराई जाएगी तो हमें 3.0115 इंटू 10 to the power 26 इंटू 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी मिलेगी। एक एक एटम के साथ एक एक एटम की रिएक्शन हुई आपस में तो 3.27 मिला। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि टोटल एटम्स आपस में फ्यूज होने से पहले कितने थे ना, 2 kg के अंदर। तो 1 kg में कितने होंगे, इसका आधा, तो वो आधा आधा आपस में कंबाइन होगा। 3.0115 इंटू 10 to the power 23, ये जो एटम्स है 23 का 26, ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ये रिएक्ट करेंगे, इतने ही बाकी नंबर ऑफ एटम्स है
अब डिवाइड जब 2 से हम इसको करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम 0 26 को 13 कर दें, पावर को आधा मत कर देना, पावर उतना ही रहेगा, इतने एटम्स की रिएक्शन होगी इतने एटम्स के साथ, तो टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी, दिस इंटू 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो समझो यहाँ पे ये एनर्जी वाला पार्ट, तो टोटल एनर्जी रिलीज ये बराबर हो जाएगी हमारी 3.0115 इंटू 10 to the power 26 इंटू 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है ये। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करता है, जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 to the power -19 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा हमारा जूल्स में, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स था तो 10 to the power 6 भी आएगा। तो इस रिएक्शन को या इस इक्वेशन को जैसे ही मैं कंप्लीटली सॉल्व करता हूँ, इट विल कम अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1.576 इंटू 10 to the power 14 जूल्स। दिस इज गोइंग टू बी द टोटल एनर्जी। मतलब 2 kg ड्यूटेरियम के कंबशन फ्यूजन की वजह से हमें इतनी एनर्जी जूल्स में मिल रही होगी। तो अब आते हैं लैंप के ऊपर। तो अभी सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इससे टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी वो निकाल ली, फ्यूजन रिएक्शन को दिमाग में रखते हुए। थोड़ा सा तुम्हें एटम्स के बारे में पुरानी चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, बाकी लॉजिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, ऑटोमेटिकली तुम एनर्जी निकाल लोगे किसी भी रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए कि करना क्या है। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है 100 वाट का इलेक्ट्रिक लैम्प कितनी देर तक जलता रहेगा अगर मेरे पास टोटल इतनी एनर्जी है तो। अब सिंपल सा हमने एक रिलेशन पढ़ा है, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। क्या हमें याद है पावर बराबर होता था वर्क डन अपॉन टाइम के, या फिर पावर बराबर होता था एनर्जी अपॉन टाइम के। तो क्या यहाँ से टाइम लिख सकता हूँ मैं, एनर्जी पर यूनिट पावर हो जाएगा। मतलब कितने टाइम के लिए वो अप्लायंस वर्क करेगा वो डिपेंड करेगा उसको कितनी एनर्जी दी गई और उसकी पावर कंजप्शन कितना है, कितनी पावर वो खाता है। कितना टाइम नजर आ रहा है यहाँ पे तुम्हें, टाइम विल बी 1.576 इंटू 10 to the power 12 सेकेंड्स। इतने समय तक वो जो लैंप है वो ग्लो करता रहेगा इसे 2 kg ड्यूटेरियम के फ्यूजन की वजह से। तो इस टाइम को हम डेज, मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स सब में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जरा देखो, 1.576 इंटू 10 to the power 12, सेकेंड को सबसे पहले चेंज करेंगे मिनट्स में तो 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट्स को चेंज करेंगे आवर्स में फिर 60 से डिवाइड कर देंगे, आवर्स को चेंज कर देंगे डेज में तो 24 से डिवाइड कर देंगे, डेज को चेंज कर देंगे ईयर्स में मतलब 365 से फर्दर डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही ये डिवीजन हम करेंगे यहाँ पे तो जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर आएगा 50,000 ईयर्स। 50,000 साल तक हम इस लैम्प को जला सकते हैं ड्यू 2 kg ड्यूटेरियम के कंबशन की वजह से। तो काफ़ी अनरियलिस्टिक सा आंसर है ये, लेकिन यही इस पर्टिकुलर टॉपिक का यू कैन से मैजिक है कि अगर ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली जल्द से जल्द कोशिश करें करने की तो अनलिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास एनर्जी सोर्स क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसको कंट्रोल्ड वे में करना यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आज से आने वाले 5 10 15 साल बाद ज़रूर हम इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिकली करना शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ सवाल। पावर का रिलेशन याद होना चाहिए वर्क डन अपॉन टाइम, और यहाँ पे वर्क डन ही तुम्हारा वो एनर्जी कंजप्शन होगा जो हमने निकाला, टोटल एनर्जी कितना निकलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है इस लैम्प को चलाए रखने के लिए। अगर 1000 की जगह 1 लाख वाट या 10,000 करोड़ वाट भी होता ना तो भी ये टाइम जो है एनर्जी का ये ईयर्स में निकल कर आता। मतलब पूरा का पूरा लेकिन से कंट्री हम पावर कर सकते हैं इतने कम अमाउंट ऑफ किसी भी फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू। अब अगेन ड्यूटेरियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसलिए उसके लिए रिएक्शन पॉसिबल है, कोई और एलिमेंट होता तो उसके लिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के लिए ही हम फ्यूजन रिएक्शंस देखते हैं। आगे बढ़े, क्लियर हुआ ये सवाल। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल सा हमसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू ड्यूट्रॉन्स। अगर दो ड्यूट्रॉन आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनके पोटेंशियल बैरियर की हाइट कितनी होगी। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय द कूलम्स रिपल्शन बिटवीन टू ड्यूट्रॉन्स व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर, assume that they can be taken as hard sphere of radius 2 femtometer। तो थोड़ा सा अलग सवाल है, ट्रिकी सवाल है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी एनी मोर, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस एज फार एज योर 2026 बोर्ड्स आर कंसर्न। 2026 बोर्ड्स का अब ये पार्ट नहीं है पोटेंशियल बैरियर, ये टॉपिक जो है ये सिलेबस से हट चुका है।
तो जल्दी से बताओ, डू यू वांट कि मैं ये कर रहा हूँ या फिर आगे बढ़े? सर बट क्वेश्चन तो गिवन है, तो टॉपिक नहीं है तो क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे। क्वेश्चन नहीं गिवन। एनसीईआरटी में चेंजेस हैं, जो नई एनसीईआरटी आई है ना अभी अगस्त या अभी तुमको अगर पता हो तो जो नई एनसीईआरटी है जो जुलाई अगस्त के अंदर आई थी, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक ही है, 13.6 तक। उसके आगे के क्वेश्चन हटा दिए सिलेबस से। तो 2025 में जो एनसीईआरटी बच्चों ने परचेज करी थी सेशन स्टार्ट होते दौरान, उस एनसीईआरटी में है। लेकिन आने वाली जो उसके बाद चेंज एनसीईआरटी आई दोबारा से जुलाई अगस्त के अंदर, उसमें वो सवाल नहीं है। चलो बाकी कोई नहीं, कर लेते हैं, क्योंकि ये कांड से क्या आ जाए क्या ना है, दिया हुआ है तो करने में कुछ नहीं जा रहा। तो अभी पोटेंशियल बैरियर को निकालने के लिए हमसे सिंपल सा इसमें इतना ही बोला कि अज्यूम करो कि दो न्यूट्रॉन के बीच में जो कूलम रिपल्शन होगा वही पोटेंशियल बैरियर देगा। तो कूलम रिपल्शन कैसे निकाल सकते हैं उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब सिंपल सा, अगर दो न्यूट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएंगे। और दोनों के रेडियस हमें दिए हुए हैं, पहले का रेडियस कितना है 2 फेम्टोमीटर, और दूसरे का भी कितना है 2 फेम्टोमीटर। तो इनके सेंटर से एक दूसरे के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 4 फेम्टोमीटर। तो ये डिस्टेंस मैं लिख लेता हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ये हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ आर, यानी कि 2 × 2 FM, यानी कि 4 × 10⁻⁻15 मीटर। फेम्टोमीटर यानी कि फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। ये बात याद रखनी है। अब जो ड्यूट्रॉन है और कोलिजन किसके बीच में हो रहा है, दो ड्यूट्रॉन्स के बीच में हो रहा है। तो ये जो ड्यूट्रॉन्स होते हैं इनका चार्ज कितना होता है, ये समझना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है जरा बताओ। ड्यूट्रॉन्स का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, याद रखो इस बात, क्योंकि 1.6 × 10⁻⁹ के बराबर है। सर वो इंटू टू पोटेंस नहीं होता? नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है वही ड्यूट्रॉन्स का भी होता है, इंटू टू नहीं होता। ड्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम दोनों में फर्क है। ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही भाई समझ लो, जबकि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, तो वहाँ डबल चार्ज ऑफ प्रोटॉन आता है। लेकिन ड्यूट्रॉन सेम चार्ज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। हमसे बोला गया पोटेंशियल बैरियर बताओ, पोटेंशियल बैरियर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक उसकी टर्म्स में पूछा गया हमसे। तो सिंपल सा याद करो, फोर्स और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस पढ़ते थे हम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल, याद करो जरा। देखो K⁴/R², ये क्या हो सर गया वो मेरा ग्रेडियंट फोर्स। पोटेंशियल वाला। हाँ वही वाला। तो ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट आर के। तो जो फोर्स होता है वो बराबर होता है dV/dx। इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए। तो पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल बराबर आ जाएगा K⁴/R के। ये आर ऊपर गया तो पोटेंशियल यहाँ से K⁴/R आ गया बस। यही मेरा पोटेंशियल बैरियर होगा यहाँ पे, जो मुझे कैलकुलेट करना है। दिस इज गोइंग टू बी माई पोटेंशियल बैरियर। अब देखो सारी वैल्यूज गिवन है। ए की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 10⁻15 मीटर्स। जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना और आंसर को एक बार ज़रा देख लेना। सो दिस इज सपोज टू बी कम अंडर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जो यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया है, नहीं नहीं नहीं, ये जो आंसर आएगा ये जूल्स में आएगा। तो अभी आंसर शायद जूल्स में है। और अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितना आंसर आएगा वो बता दो, तो जो भी आंसर आएगा उस पूरे को तुम डिवाइड कर दोगे 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हो जाएगा। और जब भी हम न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई भी फिनोमिना पढ़ रहे होते हैं तो जो हम वैल्यूज है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही निकालना प्रेफर करते हैं। तो इसको सॉल्व करके जो फाइनल आंसर है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वैल्यूज डालना, सॉल्व करना और देखना आ रहा है या नहीं आ रहा। मेन तुम्हें कंसेप्ट याद होना चाहिए, प्रोसेस याद होना चाहिए। जो चीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, तुम खुद से देखो, फर्स्ट में तो नहीं सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी। जो चीज़ हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी आज वही सेम चीज़ हम 13th चैप्टर यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर में भी देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और अल्टीमेटली जो भी पहले पढ़ा है वो सब एज इट इज़ यूज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। क्लियर हुआ सवाल? यस सर। आगे बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रिलेशन r = r0 a⁴ 1/3 वेयर r0 इज कांस्टेंट।
A is mass number of nucleus, show that nuclear matter density is nearly constant। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं न्यूक्लियर डेंसिटी वाले कंसेप्ट के अंदर, जब हमने न्यूक्लियर डेंसिटी को पढ़ा था और समझा था। ये देखो ज़रा, तो न्यूक्लियर डेंसिटी जब हमने डिफाइन करी थी तो अल्टीमेटली किसके बराबर निकलता है, 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थे। जहाँ पे हमने यही जाना कि ये ए की पावर 1/3 के ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे, और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट निकल कर आती है। तो ये जो प्रूफ है, यही प्रूफ तुम्हें एज इट इज उस आखिरी 10th क्वेश्चन के अंदर करके दिखाना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन। तो तुम एक बार उसको वहाँ से दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेना, समझ के दोबारा से लिख लेना, ताकि तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ये एक बार फिर से क्लियर हो जाए, कवर हो जाए। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारी मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे समाप्त होती है, एंड अपकमिंग क्लासेस के अंदर हम ऑप्टिक्स शुरू कर रहे होंगे। ऑप्टिक्स बिल्कुल ही नई ब्रांच है फिजिक्स की, जहाँ पे हम लाइट से डील कर रहे होंगे, और लाइट के उन दोनों बिहेवियर्स को, यानी कि पार्टिकल लाइक नेचर और वेव लाइक नेचर, इन दोनों बिहेवियर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे होंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो हम देख कर समझ सकते हैं, और जो इन दोनों के इस बिहेवियर को डिटेल में एक्सप्लेन कर पाए। जो पार्टिकल लाइक बिहेवियर है इसको हम रे ऑप्टिक्स में प्रूव कर रहे होंगे, और जो वेव लाइक बिहेवियर है इसको हम वेव ऑप्टिक्स में प्रूव कर रहे होंगे। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम मेजरली देख रहे होंगे जितने भी ये फिनोमिना है, जैसे कि रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सब वही चीज़ें कर सकती है जो पार्टिकल हो नेचर में। पार्टिकल ऑलरेडी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के अंदर, कि कौन कौन कैसे कैसे पार्टिकल्स बिहेवियर को समझाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स। वहीं पे वेव बिहेवियर के बारे में भी हमने काफ़ी हद तक चीज़ों के बारे में जाना है, और डिटेल में हम इस यूनिट के अंदर जान रहे होंगे।